नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर, जिसमें हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, पशु कौन है, पुष्प कौन है, ऐसी सभी जानकारी के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड उन प्रश्नों को भी जानेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए शुरुआत करते हैं क्लास की। का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो हर एक बच्चे को पता होगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हम लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी गरुड़ है, मोर है, स्वैन है, तोता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है? मोर है। वहीं मोर की यदि अपन बात करें तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्तांतुस। क्या नाम है? पावो क्रिस्तांतुस इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं मोर से रिलेटेड आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात जो कि आपको पता होना चाहिए, हमारे भारत में जो मोर है, मोर का इतिहास बहुत पुराना रहा है। तो उसी से संबंधित एक बात आप लोगों को बता दूं, मयूर सिंहासन जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था। तो ये मयूर सिंहासन को जो लेकर गए थे वो कौन लेकर गए थे? तो मयूर सिंहासन को लेकर गया था ईरान का एक शाह था, ईरान का शाह। अब आप लोग सोच रहे हैं यही उसका नाम होगा, नहीं। ईरान का शाह जिसका नाम मिलता है बच्चों नादिर शाह। क्या नाम मिलता है? नादिर शाह। तो जब नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था तभी वो भारत से मयूर सिंहासन और साथ में तख्ते ए ताऊस भी लेकर चला गया था, तख्ते ए ताऊस। ठीक, तो ये दोनों चीजों को लेकर जाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? नादिर शाह। ये कहां का शाह था? तो ये ईरान का शाह। वहीं मोर को राष्ट्र पक्षी के रूप में कब घोषित किया गया था? तो मोर को राष्ट्र पक्षी के रूप में घोषित किया गया था 1963 में। भारत का राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया। और एक ये कैसा दिखने वाला है? सुंदर और आकर्षित प्रतीक है, इसलिए इसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है दोस्त। ठीक है। वहीं भारत के साथ साथ आप लोगों को जैसे मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, वही मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो है शाह बुलबुल। क्या है बच्चों? शाह बुलबुल। ठीक है, शाह बुलबुल। और वही हम रीड के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है, राजस्थान का क्या हो जाएगा? तो राजस्थान का हो जाएगा घोड़ावर्ण। क्या हो जाएगा? घोड़ावर्ण। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। घोड़ावर्ण जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ध्रुवीय भालू, हिरन, चीता, बाघ। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो बाघ है। वहीं बाघ की यदि अपन बात करें, बाघ से रिलेटेड कुछ जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए और वो जानकारी क्या है? पहली चीज, इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, लिन्ना। यस। वहीं यदि अपन बात करें, ये एक धारीदार वाला जानवर है जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसकी कहीं ना कहीं फुर्ती के कारण इसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए भारत में जो है 1972 में, कब की बात कर रहा हूं? 1972 में किसकी शुरुआत होती है? तो 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। और टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? तो भारत में सबसे पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की जाती है बच्चों, वो की जाती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अब आप लोग सोच रहे हैं सर जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहां पर है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है उत्तराखंड में। हालांकि अब इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नहीं रहकर इसका नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। अब रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम क्यों है? क्योंकि जिम कॉर्बेट से ही एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है रामगंगा, इसलिए इसका नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। वहीं टाइगर प्रोजेक्ट की यदि बात हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है वो नागार्जुन सेलम है। नागार्जुन सागर श्री सेलम, नागार्जुन सागर श्री सेलम, ये सबसे बड़ा है, सागर श्री सेलम। ठीक है, आप सभी बच्चों को यह याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सेलम है। सबसे पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। लगभग आज वर्तमान में यदि बात करें तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इन टाइगर प्रोजेक्ट की जो संख्या हो चुकी है वो लगभग 55 हो चुकी है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाघ के बारे में दे रखा है कि राजसी बाघ तेंदुआ टाइग्रिस धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोमचर्म का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती है। ठीक है, और ये फुर्तीला होने के कारण ही इसे भारत के राष्ट्रीय शक्ति के रूप में या राष्ट्र प्रतीक के रूप में माना गया है।
ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रगान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हम होंगे कामयाब, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा, हमारे भारत का राष्ट्रगान जो है वो है जनगण मन है। अब जनगण मन के सामने आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो फोटो लगा है ये लगा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का फोटो लगा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की यदि अपन बात करें तो 1913 में, कब की बात बता रहा हूं, 1913 में इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए ही 1913 में इनको विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो कि है नोबेल प्राइज, कौन सा प्राइज है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ठीक, वहीं यदि अपन बात करें हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इस जनगण मन की यदि अपन बात करें तो इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और वहीं यदि अपन बात करें हमारे भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की, तो जनगण मन जिस भाषा में लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा केवल जनगण मन नहीं बल्कि इनके द्वारा एक और गीत लिखा गया था जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ये जो अमार सोनार बांग्ला ये लिखा गया था, ये किसके लिए लिखा था, इन्होंने बांग्लादेश के लिए लिखा था। और वहीं कहीं आज वहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन चुका है। ठीक, वहीं एक और कंफ्यूजन बच्चों को होता है, उस कंफ्यूजन को मैं अगली स्लाइड पर क्लियर कर दूंगा। क्या कि जो गीतांजलि के अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है गीता रहस्य, कौन सी पुस्तक के बारे में बच्चों, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, गीता रहस्य। अभी गीतांजलि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अब अगला है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य जो है वो है बाल गंगाधर तिलक जी की, किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं हमारे भारत के जो राष्ट्रगान है इसको कब अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। वहीं राष्ट्रगान के साथ साथ एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रगीत। तो हमारे भारत का जो राष्ट्रगीत है वो कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब ये वंदे मातरम जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि वंदे मातरम जो है उसे कितने समय में गाया जाता है, तो इसे 65 सेकंड में गाया जाता है। और वही वंदे मातरम की यदि हम बात करें तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न पूछा जाता है कि इसे कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो इसे लिखा गया था संस्कृत में। ठीक, अब यह भी पूछ लिया जाए कि इसको लिखा किसके द्वारा गया था, तो वंदे मातरम को जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, याद रखिएगा ये। ठीक है, इतना स्पेस है नहीं इसलिए मैंने आपको बता दिया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है। बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है, और वही हॉकी के लिए ही, और आप सभी को पता है कि हॉकी के जो जादूगर है वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक, और इनका जो जन्म हुआ था ये 29 अगस्त 1905 में कहां पर हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था। इसीलिए आप लोगों को पता है कि जो 29 अगस्त है, इस 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों, तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए और वो बात यह है कि एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप लोगों के लिए कि जो फीफा है, किसकी बात कर रहा हूं, फीफा, ये फुटबॉल को लेकर है। तो इसके लिए कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि फीफा जो है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कब होती है और इसका मुख्यालय कहां पर, तो इसकी स्थापना बच्चों जो होती है वो 1904 में है और इसका मुख्यालय जो है वो किस देश में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वहीं यदि अपन बात करें फीफा के अलावा एक क्रिकेट को लेकर भी पूछा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है 1909 में और इसका जो मुख्यालय है बच्चों, उसका मुख्यालय है दुबई में। कहां पर है ये, दुबई। ठीक है, दुबई कहां पर पड़ता है, तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। हॉकी को जब राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया तब यह बहुत लोकप्रिय था। इस खेल ने 1928 से 1956 के दौरान स्वर्णिम युग देखा, मतलब ये वो समय है जब ज्यादा से ज्यादा गोल भारत को प्राप्त हुए होंगे। जब भारत ने ओलंपिक में लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते थे बच्चों, 6 स्वर्ण पदक जीते थे। उस समय भारत ने 24 ओलंपिक मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। लगभग इतने सारे मैचों में क्या की थी, इसने जीत हासिल की थी। इसलिए उस समय भारत का जो राष्ट्रीय खेल था वो किसे घोषित कर दिया गया था, हॉकी को कर दिया गया था।
अगला है भारत की राष्ट्रीय नदी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गोदावरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा गंगा। क्यों है भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा? तो भारत में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल यदि किसी नदी का है तो वो है कौन सी नदी का? गंगा नदी का। वहीं गोदावरी की बात करें तो गोदावरी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। किससे बच्चों? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर। अब ये त्र्यंबकेश्वर कहां पर है? तो त्र्यंबकेश्वर जो पड़ता है ये नासिक में पड़ता है। अब नासिक कहां पर है? तो नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र से निकलकर यदि हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी? गोदावरी। ठीक है। और वही यदि अपन बात करें अगली नदी आपके सामने दे रखी गंगा। तो गंगा नदी भी दो नदियों के मिलने से बनती है बच्चों। कितनी नदियों के मिलने से बनती है? दो नदी। अब एक नदी तो हो जाती है अलकनंदा, ठीक, अलकनंदा। और एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी। अलकनंदा और दूसरी नदी का नाम क्या है? भागीरथी। ये दोनों नदी जब आपस में मिलती है, अब आपके सामने प्रश्न कभी कभी ये भी आ जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलती है देवप्रयाग में। कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। और वहां पर मिलने के बाद कहलाती है गंगा। और गंगा नदी जब आगे बढ़ती है, जब ये दोनों नदी मिल जाती है और गंगा ऐसे आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के बाद इसमें यमुना नदी और सरस्वती नदी आपस में मिलती है। तो जिस स्थान पर ये मिलती है भैया उसे बोलते हैं प्रयागराज। उसे क्या बोलते हैं? प्रयागराज। जहां पर अभी क्या आयोजित होने वाला है? कुंभ का मेला आयोजित होने वाला है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की यदि अपन बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका विस्तार ज्यादातर जो है वो तिब्बत में है। कौन से क्षेत्र में है? तिब्बत वाले क्षेत्र में है। वहीं ब्रह्मपुत्र की यदि हम बात करें तो इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र में इसको कहा जाता है सांगपो। और वहीं कृष्णा की यदि अपन बात करें तो कृष्णा का उद्गम भी जो हुआ है वो महाराष्ट्र से हुआ है। महाराष्ट्र की महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है। और ये नदी भी जो है वो अपना बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है बच्चों। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की। सर आप ये कह रहे होंगे बच्चे अभी कि ये नदी, जैसे भारत का ये वाला मैप है, ये जो घाट है इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। और यदि हम बात करें इधर वाला घाट तो इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। तो पूर्वी घाट की यदि अपन बात करें, सॉरी इधर इधर ये मिस्टेक हो गया है ना, ये पूर्वी घाट है बच्चों। दिशा के हिसाब से ये पूर्वी घाट है। और ये जो घाट है ये कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट है। अब यदि हम बात करें तो अधिकतर जितनी भी नदियां इधर से निकलती है वो सारी की सारी इधर गिरती है, क्योंकि इनका जो बहाव है वो इस दिशा की हो रही है। ठीक है। चलिए, गंगा नदी को वहीं राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? तो गंगा नदी को जो दर्जा दिया गया था वो 4 नवंबर 2008 को। कब दिया गया था? 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और वही गंगोत्री ग्लेशियर के टर्मिनस गोमुख से गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया कहां से निकलती है? तो याद रखना गंगोत्री ग्लेशियर से। और वहीं कभी पूछ ले कभी आप लोगों से ऐसा कि यमुना नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहां से हुआ है? तो यमुना नदी का उद्गम हुआ है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। अब एक प्रश्न जैसे यहां पर आपके सामने मैं बता दूं, और वो प्रश्न यह है, यमुनोत्री नदी को यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुना नदी को लेकर आ जाए कि सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, सबसे बड़ी सहायक नदी आप लोगों से पूछे तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही नदी है। ठीक। किसमें जाकर मिलती है? तो गंगा में मिलती है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल गेंदे का फूल है, सूरजमुखी है, गुलाब है, लोटस है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा लोटस। और लोटस का मतलब होता है कमल। लोटस का मतलब क्या है? कमल। और वहीं राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है बच्चों? तो राजस्थान का जो राजकीय पुष्प है वो है रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा है। ठीक। और इसे कहीं ना कहीं राजस्थान का सागवान भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का सागवान। राजस्थान का सागवान कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सागवान किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना रोहिड़ा को कहते हैं। और कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, कमल का वैज्ञानिक नाम है न्यूशीफेरा। नीलंबो न्यूशीफेरा है ना, नीलंबो न्यूशीफेरा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये इसकी एक खासियत होती है कि जो कमल होता है यदि कीचड़ में भी उग जाता है तो ये अपनी जो पवित्रता है उसको नहीं छोड़ता है दोस्त। ठीक है। चलिए, तो कमल आध्यात्मिकता, प्रचुरता और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। कमल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंदे पानी में जाने के बाद भी अपनी अशुद्धता से अछूता रहता है दोस्त। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब है, तरबूज है, आम है, कस्टर्ड सेब है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक। आम और किस जगह का राष्ट्रीय
फूल है या राजकीय फूल है, तो मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें बच्चों, मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जिसका भी कहीं ना कहीं राजकीय, मध्य प्रदेश का राजकीय फूल, राजकीय फल है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय फल जो है वो क्या है, आम है। इस आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ ले आपसे कि इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। दूसरी बात, ये जैसे इंडिका आया तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिका एक पुस्तक भी है, इंडिका क्या है, एक पुस्तक है, और इस पुस्तक को लिखा किसने था, तो ये लिखा था मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज। पूछा जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज की। अब आम से संबंधित आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, और वो ये है कि आम की एक प्रजाति होती है नूरजहां, जो कि सबसे बड़ी प्रजाति है, नूरजहां। पूछा जा सकता है कि नूरजहां किसकी प्रजाति है, तो नूरजहां आम की प्रजाति है बच्चों, ठीक है। चलिए, आम भारत के अलावा वहीं बात करें, भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है, मतलब भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी है और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। जबकि आम का पेड़ बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है, बहुत ही शानदार, आम का पेड़ बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे सभी फलों का राजा माना जाता है, ठीक, इसलिए फलों का राजा किसको कहते हैं, तो फलों का राजा बच्चों बोलते हैं आम को, ठीक है, फलों का राजा। वहीं एक बात आप लोगों को पता होगा, जैसे हम आम की बात कर रहे हैं अभी, तो मैं आप लोगों को बता दूं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। कौन सा वृक्ष है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। और यहां पर आम किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो बांग्लादेश का है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, वट वृक्ष है, पहला ऑप्शन है वट वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है चीड़ का वृक्ष, नीम का पेड़, पीपल का पेड़। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वट वृक्ष। ये वट वृक्ष का मतलब होता है, सब बच्चे जानते होंगे, वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का वृक्ष। किसका वृक्ष बच्चों, बरगद का वृक्ष है। दोस्त, ये वो प्रश्न है जो हो सकता है हमारे जो रीट की एग्जाम है उसका जो लेवल फर्स्ट है उसमें ऐसे के ऐसे छप जाएं। हम तो यही चाहते हैं कि आप लोगों के लिए ये सारे वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे के ऐसे छप जाए दोस्त। अब ये जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बहुत बार पूछा जाता है फाइकस बेंगोलिसिस। क्या है, फाइकस बेंगोलिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है जो कि पूछा जाता है। लिख देता हूं मैं, फाइकस बेंगालिसिस, फाइकस बेंगालिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसको भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इसलिए घोषित किया गया है, इसका कारण यह है कि ये ऐसा वृक्ष है कि बहुत ज्यादा दूरी तक अपनी शाखाओं को विस्तृत कर लेता है और ज्यादा से ज्यादा इसमें छाया होती है, ठीक है। चलिए, बरगद का पेड़ अनंत जीवन का प्रतीक है क्योंकि इसकी शाखाएं हमेशा कैसी होती है, फैलती रहती है। बरगद के पेड़ में बहुत ज्यादा औषधि गुण होते हैं और इसे दीर्घायु से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसे भारत का क्या घोषित किया गया है बच्चों, राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। और वहीं इसे कहीं ना कहीं कल्प वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के आधार पर यदि हम बात करें तो इसे कौन सा वृक्ष बोलते हैं, कल्प वृक्ष भी माना जाता है, याद रखना बच्चों। चलिए, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यूरो है, दिरहाम है, भारतीय रुपया है, येन है। तो भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है ये आप सभी बच्चे जानते होंगे, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। अब भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, इसका नियमन कौन करता है, तो भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है इसका नियमन करता है कौन, आरबीआई। आरबीआई, यहां पर आरबीआई की यदि हम बात करें तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के अधिनियम यानी कि एक्ट कब का था, यह 1934 का, और 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है बच्चों 1935 में। कब होती है इसकी स्थापना, यह होती है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका जो हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जाए, स्थापना के समय हेडक्वार्टर था इसका कोलकाता। कहां पर था, कोलकाता। लेकिन इसके कुछ समय बाद यानी कि लगभग 2 साल पश्चात ही यदि देखा जाए 2 साल बाद इसका मुख्यालय कर दिया गया था, कहां पर, मुंबई में कर दिया गया था। यह कभी कभी पूछ लिया जाता है, मुंबई। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी इस समय इसके पहले अध्यक्ष के रूप में पूछा जाए तो इसके पहले अध्यक्ष थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है, ओसबोर्न स्मिथ। वहीं आरबीआई के बारे में पूछा जा सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था यानी कि पूर्ण तरीके से भारत में कब सौंप दिया था इसको, तो 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को। वहीं यदि हम बात करें आरबीआई के बारे में तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, भारतीय की बात करें हम तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख बच्चों।
कौन थे? सीडी देशमुख थे। वहीं यदि हम बात करें आरबीआई के बारे में कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे अभी क्या चल रहा है, दिसंबर 2024, तो दिसंबर 2024 के अनुसार आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। कौन है? संजय मल्होत्रा जी। अब ये संजय मल्होत्रा जी जो अभी नियुक्त हुए हैं ये 11 दिसंबर के बाद से, इनसे पहले जो हुआ करते थे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनसे पहले हुआ करते थे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हुआ करते थे। शक्तिकांत दास जी के स्थान पर अभी कौन आया? संजय मल्होत्रा जी। और एक और बात, जैसे यहाँ पर रुपया की बात आई है, तो भारत के अंतर्गत जो 1 रुपए का नियमन है, कितने रुपए का? 1 रुपए का जो नियमन है वो कौन करता है? तो 1 रुपए का नियमन करता है बच्चों वित्त मंत्रालय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाए। तो 1 रुपए का जो नियमन करता है वो करता है वित्त मंत्रालय। तो स्पष्टीकरण में दे रखा है भारतीय रुपये का प्रवाह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और भारतीय रुपये का प्रतीक आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? शार्क है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ऑक्टोपस है, तीसरा व्हेल है, अगला डॉल्फिन है। तो बताइए इस बहुत शानदार से प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है? तो प्यारे बच्चों, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये कौन है? डॉल्फिन है, जिसे हम कहीं ना कहीं गंगा डॉल्फिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गंगा डॉल्फिन। वहीं गंगा डॉल्फिन की यदि हम बात करें तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? तो इसे किया गया है 2009 में किया गया है। और ये जलीय जीव जो है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये केवल शुद्ध जल में ही निवास करता है। कहां पर निवास करता है? ये शुद्ध जल में, यानी कि मीठे जल में निवास करने वाला एक जीव है ये। ठीक है तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न आएगा, लेकिन एक बात मुझे बताइए, शानदार प्रश्न से पहले इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? चलो इसकी डिटेल में देख लेते हैं पहले कि डॉल्फिन दुनिया की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। गंगा नदी के डॉल्फिन पूरे नदी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। और भारत सरकार ने इसे कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया था? राष्ट्रीय जलीय जीव, है ना, राष्ट्रीय पशु नहीं बच्चों, राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक, अब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गंगोटिका। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा। ये ही तो पूछे जाते हैं एग्जाम में इस टाइप से, गंगोटिका, है ना, गंगोटिका। ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। आप सभी बच्चे लोगों को याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वाटर लिली है, लाल शेर है, अशोक का सिंह स्तंभ है, सुनहरा बाज है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला वाटर लिली, लाल शेर, अशोक का सिंह स्तंभ, सुनहरा बाज। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा अशोक का सिंह स्तंभ। अशोक के सिंह स्तंभ की यदि हम बात करें तो पहली चीज जैसे हम चित्र में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता दें, जैसे कि भारत का जो अशोक स्तंभ है वो इस टाइप से जो बना हुआ है, इसमें यदि देखा जाए तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि सिंह की संख्या कितनी है। सिंह की संख्या जो है बच्चों, वो सिंह की संख्या है 4। कितनी है? 4। लेकिन यहाँ पर दिखाई कितने देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर दिखाई कितने देते हैं? केवल 3 है, लेकिन है कितने? 4 है। वहीं यदि देखा जाए तो हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक यहाँ पर क्या होगा? एक हाथी है। ठीक, वहीं एक इसमें चित्र किस किस का है? घोड़े का है। और वहीं एक और चित्र जिसे बैल या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं सांड, इसका चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में। और ये लिया कहाँ गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? तो ये लिया गया है सारनाथ में जो स्थित अशोक स्तंभ है। सारनाथ, सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? तो सारनाथ पड़ता है यूपी में। तो सारनाथ में स्थित क्या अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है बच्चों। ठीक है, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ है। इसमें 4 एशियाई शेर कंधे से कंधा मिलाकर अबेकस के रूप में खड़े हुए हैं। और वहीं एक साथ इसके साथ यदि देखा जाए तो एक हाथी, एक घोड़ा और एक बैल और एक शेर की मूर्तियां हैं। बीच में कुछ पहिए उनके अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र में आप लोगों को बता दूं, ये सिंह है जो कि 1 सिंह, 2 सिंह, एक या 3, लेकिन इसके पीछे भी है तो 4 हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3 दिखाई देते हैं बच्चों। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कद्दू है, आलू है, पत्ता गोभी है, गाजर है। तो बताइए भारत की राष्ट्रीय सब्जी जो है वो कद्दू है कि आलू है कि पत्ता गोभी है कि गाजर है? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा, यदि नहीं पता है तो याद रखना, कद्दू है। वहीं आपसे मिठाई के बारे में बात करें कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई के रूप में किसको जाना जाता है, तो जल्दी से बताइए बच्चों, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन,
नहीं बच्चों, भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो कहा जाता है जलेबी को। किसको माना जाता है? जलेबी को माना जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस भारतीय सब्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कद्दू कहते हैं। और यह पूरे भारत में उगती है और किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है और इसे चढ़ने वाले पौधे या लता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? मगरमच्छ है, छिपकली है, गिरगिट है, नागराज है। तो भारत का जो राष्ट्रीय सरीसृप है बच्चों वो कौन है? नागराज है। तो व्यापारिक सांप भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई जंगलों में पाए जाते हैं। सांप, छिपकली और कृतंक इसके क्या है? शिकार है। और हिंदू इस सरीसृप की पूजा करते हैं जिसका सांस्कृतिक महत्व है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि शिव जी का मतलब जैसे गले की माला समझकर इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोग इनको निपटा भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो सब अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार है। तो भारत का जो राष्ट्रीय सरीसृप है वो कौन है भैया? नागराज है। आप लोगों को याद रखना है ये, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल है, इंडिया गेट है, लाल किला है, गेटवे ऑफ इंडिया है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या है? तो आप लोगों को बता दूं, जैसे ताजमहल कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक। इंडिया गेट कहां पर है? बताइए सभी बच्चे। तो इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक। वहीं यदि अपन बात करें लाल किला कहां पर है? तो लाल किला भी दिल्ली में है। कभी कभी पूछ लिया जा सकता है आपसे। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई। तो भारत का जो स्मारक के रूप में जिसको कहा जाता है वो कौन है भैया? गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए देखिए, दो चीज यहाँ पर आप लोगों के सामने है। पहली चीज, भारत का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इन्होंने बोला है। तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक जो है बच्चों वो इंडिया गेट है। कौन सा है? इंडिया गेट है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। कंफ्यूजन था ये। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार यदि आपसे पूछे तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि आप लोगों को पता है कितने 7 टापुओं का शहर। इसे क्या बोलते हैं? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है जहां पर यह बसा हुआ है। 7 टापुओं का शहर, ठीक। जैसे ये जो चित्र लगा हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया का ही लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज एक्स्ट्रा आप लोगों को बताने की कोशिश की गई है और वो ये है कि इंडिया गेट भारत की राजधानी कहां पर स्थित है? ये दिल्ली। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो इंडिया गेट है वो कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और इसका आंसर भी दिल्ली है। इंडिया गेट भारत की राजधानी दिल्ली में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्थल है जो कि ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इस स्थल का दूसरा नाम है। यह एक आश्चर्यजनक 42 मीटर ऊंची संरचना है जिसे 1931 में एक चौराहे के बीच में बनाया गया था, ठीक है बच्चों। बाकी ये जो फोटो बना हुआ है ये किसका है? गेटवे ऑफ इंडिया का है, जो कि कहां पर है? ये मुंबई में है, ठीक है। चलिए, हमारे जो टाइपिंग मास्टर है उन्होंने जो फोटो लगाया है वो इंडिया गेट की जगह गेटवे ऑफ इंडिया का लगा दिया है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर है, शक कैलेंडर है, जॉर्जिया कैलेंडर है या चैत्र कैलेंडर है? तो बताइए बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर पूछ ले आपसे या भारत का राष्ट्रीय पंचांग पूछ ले आपसे? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ठीक। या राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो है शक कैलेंडर, ठीक। जिसके अनुसार आप लोगों को पता होगा कि जो शक कैलेंडर है इसके तहत जो महीने की शुरुआत होती है वो चैत्र से होती है। कब से होती है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादु, कुंवार, कार्तिक, अगन, पौष, माऊ, फाल्गुन। फिर उसके बाद चैत्र स्टार्ट हो जाता है तो अपना 12 महीने स्टार्ट होता है। और वहीं इसकी जो अपनाया गया था इसे भारत सरकार के द्वारा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसे कब अपनाया गया था। किसकी बात कर रहा हूं? राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? जल्दी से बताइए। चलो कोई बात नहीं बच्चा। तो इसे जो अपनाया गया था शक संवत को 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का जो होता है इसका पहला महीना होता है। यह आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर जिसका पहला महीना चैत्र होता है और 365 दिन का एक नियमित वर्ष था, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जिराफ है, हिरन है, गाय है, हाथी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है बच्चों वो है कौन? हाथी है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये राष्ट्रीय विरासत पशु की बात कर रहा हूं मैं,
किसकी बात कर रहा हूं? राष्ट्रीय विरासत पशु की, जिसका वैज्ञानिक नाम आप सभी बच्चों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है इसका वैज्ञानिक नाम है एफिलास इंडिका। एफिलास इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, एफिलास इंडिका। चलिए, वहीं इसे कब अपनाया गया है तो ये देख लेते हैं। जब 2010 में इस हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया तो इस प्रजाति की बेहतर देखभाल के लिए उत्साह और आशा जगी, जिसे भारतीय पौराणिक कथाओं में और लोक कथाओं में गणेश के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसे कब अपनाया गया भैया? तो 2010 में अपनाया गया है। ये आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पशु अलग है, राष्ट्रीय जलीय जीव अलग है, राष्ट्रीय विरासत पशु अलग है, तीनों चीजें अलग अलग है। ये आप सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, देख लीजिएगा, हो सकता है सीधा सीधा एक प्रश्न इनसे बन जाए आपका। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम लाल और हरा, सितारे और पट्टियां, तिरंगा, 5 सितारे वाले झंडा। तो बहुत ही खूबसूरत सा नाम है हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। नाम से स्पष्ट है, तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला। कितने रंगों वाला है ये? 3 रंगों वाला है। अब 3 रंगों वाला है तो ऊपर आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की यदि हम बात करें वर्तमान का जो है उसके में ऊपर का रंग केसरिया है, बीच का जो रंग है वो सफेद है और नीचे जो रंग है वो कौन सा है? हरा है। ये 3 रंगों का हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सफेद वाले में यदि देखा जाए तो बीच में जो है वो अशोक चक्र है, जिसमें कितनी तीलियां हैं बच्चों? जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां है? ये 24 तीलियां है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो अशोक चक्र है वो कौन से रंग का बना हुआ है? तो ये जो अशोक चक्र है वो नीले रंग का है। कौन से रंग का है? ये नीले रंग का है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपरी पट्टी केसरिया रंग जो कि देश की शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। वहीं दूसरा जो धर्म चक्र के साथ साथ सफेद मध्य में आती है जो कि किसका प्रतीक है? शांति का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम घेरा जो हरे रंग का है भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो शुरुआत है वो 1906 से होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसे अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1947 में अपनाया गया है। वहीं यदि हम बात करें हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो एक थीम है वो तैयार किसने की थी? तो ये थी पिंगली वेंकैया जी ने। किसने की थी? याद रखना, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया जी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा, खूबसूरत सा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र क्या दर्शाता है? समृद्धि का पहिया दर्शाता है, धर्म के नियम का चक्र दर्शाता है, अधिकार का पहिया दर्शाता है, शक्ति का पहिया दर्शाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र जो दर्शाता है धर्म के नियम का चक्र दर्शाता है। भैया क्या दर्शाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। अभी जो मैंने लिया था उसी से रिलेटेड, धर्म के नियम का चक्र। तो धर्म चक्र का नाम धर्म से लिया गया है, जो ज्ञान और निर्वाण व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सर्वोच्च अवस्था का मार्ग है। इसे कानून के चक्र से भी संदर्भित किया जा सकता है। देख सकते हैं आप, ये कौन से रंग का है? ये नीले रंग का है दोस्त, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? वंदे मातरम है, इंकलाब जिंदाबाद है, सत्यमेव जयते है, जय हिंद है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है बच्चों वो क्या है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से बच्चों। किससे लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। एक यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं मैं कि सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है और वंदे मातरम को जहां से लिया गया है वो है आनंद मठ। कहां से लिया गया? इसको आनंद मठ से लिया गया है। आप सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए बच्चों, आनंद मठ, ठीक है। उपनिषदक ऋषियों का एक सत्यापित मंत्र सत्यमेव जयते संविधान में हमारा आदर्श वाक्य, जिसे कब नामित किया गया? 1950 में, जिसका अर्थ होता है केवल सत्य की विजय। जी क्या होता है भैया इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है सत्य की विजय। चलिए, भारत का आधिकारिक नाम क्या है? भारत का जो कहीं ना कहीं हम बात करें संविधान में जो इसका नाम है वो क्या है? आधिकारिक नाम का मतलब ये है ना, तो भारत है, मेलुहा है, भारत की स्वतंत्रता है, हिंदुस्तान है। तो भारत का जो सही नाम है, आधिकारिक नाम बच्चों वो क्या है? भारत है। वैसे भारत का कोई एक नाम नहीं है, हमारे स्तर से देखा जाए तो भारत का नाम, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक। भारत को आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्त, आर्य लोगों का सबसे पहले बसने के कारण इसको आर्यावर्त कहा जाता है। वहीं भारत का नाम जो है वो सोने की चिड़िया है।
सोने की चिड़िया। वहीं भारत की यदि हम बात करें तो इसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाए तो भारत जो है वो जम्बू द्वीप का हिस्सा है बच्चों। किसका हिस्सा है? ये जम्बू द्वीप का हिस्सा है। ठीक, अब यदि हम बात करें, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार प्रश्न आ सकता है आपके सामने। जैसे कुछ बातें आप लोगों के सामने इन चीजों से रिलेटेड कुछ छूट गई है। जैसे हमारे भारत की राष्ट्रीयता क्या है, तो हमारी जो राष्ट्रीयता है या हमारी नागरिकता क्या है, तो सभी बच्चों को पता है हमारी राष्ट्रीयता जो है बच्चों वो क्या है? इंडियन। हम जिसे कहते हैं क्या है? भारतीयता। ठीक, हमारी नागरिकता क्या है? भारतीयता है। वहीं यदि हम बात करें कि राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, तो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। और इसीलिए आप लोगों को पता है जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, वो राष्ट्रीय पर्व के रूप में कौन कौन से दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में एक तो 26 जनवरी मनाई जाती है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो 15 अगस्त भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में है, और एक 2 अक्टूबर भी है जिसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर को ही एक अच्छी बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो खादी के वस्त्र होते हैं इनके ऊपर छूट दी जाती है। खादी के वस्त्र के ऊपर जो छूट है उन पर कब दी जाती है? 2 अक्टूबर को दी जाती है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भारत के समस्त राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। यहां पर आप लोगों के सामने दे रखा है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। ये देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसमर्थन के साथ ही खुद को एक संप्रभु लोकतंत्र और गणराज्य घोषित कर दिया। भारत के संविधान ने भारतीय नागरिकों को अपनी सरकार चुनने की शक्ति प्रदान की, जिससे लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ बच्चों। ठीक, तो भारत में संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो ये सारी की सारी बातें वो है जो हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी जानकारी पसंद आई होगी। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।